Hello friends, welcome back to Sociology classes BA Part 1. Today our topic is Characteristics of Institution. आज हम आपको बताएंगे संस्था की विशेषताओं के बारे में, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसका मीनिंग जान लेंगे कि व्हाट इज इंस्टीट्यूशन, कि संस्था क्या होता है. ओके. सामाजिक जीवन के लिए समितियां महत्वपूर्ण अवश्य हैं, लेकिन समितियां भी कभी भी मनमाने रूप से कार्य नहीं कर सकती हैं. ओके. सभी समितियां कुछ विशेष कार्य प्रणालियों तथा नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने उद्देश्य को पूरा करने का प्रयत्न करती हैं. सामान्य रूप से इन्हीं कार्य प्रणालियों अथवा नियमों की व्यवस्था को हम संस्था कहते हैं. ओके. तो किसे कहते हैं संस्था? सभी समितियां कुछ विशेष कार्य प्रणालियों तथा नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयत्न करती हैं, और सामान्य रूप से इन्हीं कार्य प्रणालियों अथवा नियमों की व्यवस्था को हम संस्था कहते हैं. ओके. इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि संस्था क्या है? सामाजिक नियम तथा कार्य प्रणाली की उस व्यवस्था का नाम है जिसमें क्या होता है, कुछ सामाजिक नियम होते हैं, समाज के बनाए गए नियम होते हैं, और कार्य प्रणाली की व्यवस्था होती है. ओके. क्या होती है? जिसमें सामाजिक नियम होते हैं, समाज के द्वारा बनाए गए नियम, और कुछ कार्य प्रणालियों की व्यवस्था होती है. तो उस व्यवस्था का नाम है संस्था, जो कि सामाजिक मूल्यों के अनुसार व्यक्तियों को अपना उद्देश्य पूरा करने की अनुमति देती है. ओके. जैसे कि मैकाइवर पेज ने क्या कहा है कि एन एसोसिएशन इज नॉट ए कम्युनिटी बट एन ऑर्गेनाइजेशन विद इन ए कम्युनिटी. मीन्स सामूहिक क्रिया की विशेषता बताने वाले कार्य प्रणाली के स्थापित रूप यह अवस्था को हम संस्था कहते हैं. ओके. सामूहिक क्रिया की विशेषता बताने वाले जो समूह होते हैं, तो सामूहिक क्रिया की जो विशेषता बताते हैं, तो विशेषता बताने वाली जो कार्य प्रणाली होती है, तो कार्य प्रणाली के स्थापित रूप या अवस्था को हम क्या कहते हैं? संस्था कहते हैं. ओके. अब नेक्स्ट है, जैसे कि मेरिल और एल्ड्रिज ने भी कहा है. अगर हम मेरिल और एल्ड्रिज के अनुसार जानेंगे तो सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है, सामाजिक संस्था क्या होती है? सोशल इंस्टीट्यूशन आर पैटर्न ऑफ बिहेवियर grouped about the central social needs of human beings. ओके. मेरिल और एल्ड्रिज ने क्या कहा है कि सामाजिक संस्थाएं आचरण के वे प्रतिमान हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित हुए हैं. ओके. तो संस्थाओं के द्वारा मनुष्य की कुछ मुख्य आवश्यकताएं होती हैं, उनकी भी पूर्ति के लिए ये निर्मित हुए हैं. उसे हम क्या कहते हैं? संस्था कहते हैं. ओके. रॉस के अनुसार अगर हम जाने, रॉस के अनुसार सामाजिक संस्था क्या होती है? तो सोशल इंस्टीट्यूशंस आर सेट्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन रिलेशनशिप established or sanctioned by the common will. Okay. So social institutions are sets of organized human relationship established or sanctioned by the common will by F.A. Ross. Okay. Principles of sociology.
ये आप जब भी क्वेश्चन राइट करते हैं सोशियोलॉजी के एग्ज़ाम में या फिर आप अपने नोट्स अगर बनाते हैं तो उसमें इस तरह की जो डेफिनेशंस होती हैं इंग्लिश की और हिंदी की सोशियोलॉजी की, तो आप उन्हें प्लीज़ ऐड ज़रूर किया करें। ओके। अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको सोशियोलॉजी की डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऐड करनी चाहिए। तो रॉस के अनुसार सामाजिक संस्थाएं संगठित मानवीय संबंधों की वह व्यवस्था है जो सामान्य इच्छा द्वारा स्थापित या फिर स्वीकृत होती है। ओके। अब हम बढ़ते हैं इनकी विशेषताओं की तरफ, संस्था की विशेषताओं की तरफ। ओके। नंबर 1 है हमारा सिस्टम ऑफ रूल, नियमों की व्यवस्था। ओके। संस्था की सबसे मुख्य विशेषता अथवा पहचान यह है कि संस्था का तात्पर्य कभी भी व्यक्तियों के संगठन में नहीं होता है, बल्कि यह अनेक नियमों और कार्य विधियों की एक व्यवस्था है, और ये नियम अथवा कार्य विधियाँ अनेक विचारों, जन रीतियों, लोकाचारों, लिखित नियमों अथवा कानूनों के रूप में देखने को मिलती है। इस दृष्टिकोण से गिलिन का कथन है कि संस्था सांस्कृतिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण इकाई है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अमूर्त प्रकृति, एब्स्ट्रैक्ट नेचर। संस्था की अमूर्त प्रकृति। संस्था एक मूर्त संगठन नहीं है। संस्था का निर्माण अनेक नियमों और कार्य विधियों द्वारा होता है। नियमों तथा कार्य विधियों से हम जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन उन्हें देख नहीं सकते हैं। इस कारण संस्था की प्रकृति सदैव अमूर्त होती है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सामूहिक स्वीकृति, कलेक्टिव एक्सेप्टेंस। ओके। या फिर हम इसको बोल सकते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। यदि नियमों की किसी व्यवस्था का निर्माण कुछ व्यक्ति अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए कर लें, तो इस व्यवस्था को संस्था नहीं कहा जा सकता। नियमों की कोई व्यवस्था संस्था तब कहलाती है जब उसे संपूर्ण समूह अथवा समुदाय की स्वीकृति प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्टीट्यूशन, संविधान क्या है? एक संस्था होती है। ओके। जिसे सभी कानून सरकार द्वारा विभिन्न समूहों द्वारा मान्य होते हैं। जिसमें क्या होते हैं, जितने भी कानून होते हैं वो सरकार द्वारा और विभिन्न समूह के द्वारा मान्य होते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है सुपरिभाषित उद्देश्य, वेल डिफाइंड पर्पस। ओके। गोल, क्या उद्देश्य है इसका? तो देखिए, प्रत्येक संस्था के उद्देश्य पूर्णतः स्पष्ट और व्यवहारिक रूप से उपयोगी होते हैं। सभी संस्थाओं का कार्य एक विशेष समूह के व्यवहार पर नियंत्रण रखना तथा पारस्परिक संघर्ष की संभावना को दूर करना होता है। संस्था के ये उद्देश्य इतने स्थायी होते हैं कि आवश्यकता या फिर परिस्थितियों में परिवर्तन हुए बिना इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका अवस्था की इकाई। ओके।
कल्चरल स्टेज यूनिट, सांस्कृतिक अवस्था की इकाई। ओके, संस्था में हमें सांस्कृतिक अवस्था की जो इकाई होती है वो भी देखने के लिए मिलती है और इसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अधिक स्थायित्व। अधिक स्थायित्व, मोर ड्यूरेबिलिटी। ओके, मोर ड्यूरेबिलिटी में अब देखेंगे हम क्या है, अधिक स्थायित्व, जिसका मतलब होता है समुदाय और समिति की अपेक्षा संस्था कहीं अधिक स्थायी होती है। इसका कारण यह है कि कार्य करने का कोई तरीका जब बहुत लंबे समय तक उपयोगी प्रमाणित होता रहता है तभी वह संस्था का रूप ले लेता है। ओके, इसका रूप ले लेता है, संस्था का रूप ले लेता है। इसके उपरांत व्यवहार का वह तरीका जब संस्कृति का अंग बन जाता है तब उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन को उचित नहीं समझा जाता है। यही कारण है कि एक समाज के आर्थिक और राजनीतिक जीवन में बहुत से परिवर्तन हो जाने के बाद भी सामाजिक संस्थाओं के रूप में कोई परिवर्तन बहुत ही कठिनता से हो पाता है। ओके, इसी तरह से इसमें सांस्कृतिक उपकरण, कल्चरल टूल्स का भी विशेष महत्व है, ये भी इसकी मुख्य विशेषता है। और नेक्स्ट है आपका क्लियर ट्रेडिशन, स्पष्ट परंपराएं भी संस्था की विशेषताओं का एक मुख्य पॉइंट है। ओके, so these are the all points included in the characteristics of institution. Okay, I have to explain to all points. These are included in the characteristics of institution. संस्था इन सभी विशेषताओं के आधार पर मतलब संस्था की इन सभी विशेषताओं के आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सकता है कि एक सामाजिक संस्था परस्पर संबंधित परंपराओं, लोकाचारों तथा कानूनों का संकुल है, मतलब कॉम्प्लेक्स है, जिसका कार्य व्यवहार के तरीकों का निर्धारण करके सामाजिक जीवन को अधिक संगठित बनाना होता है। ओके, अच्छा, एक मेन पॉइंट और हम देखते हैं कि संस्था का विकास कैसे होता है। ओके,
इसे समनर ने अपनी पुस्तक फॉकवेज जनरीति में अनेक स्तरों के माध्यम से स्पष्ट किया है और चित्र की सहायता से इसे निम्नांकित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे नंबर 1 विचार, जिसमें क्या होता है पुनरावृत्ति आती है। नंबर 2 क्या है आदत, सामूहिक पुनरावृत्ति। नंबर 3 जनरीति, अतीत के अनुभव। नंबर 4 प्रथा, समूह की स्वीकृति और कल्याण की भावना। नंबर 5 है लोकाचार, एक निश्चित संरचना। एंड नंबर 6 क्या है संस्था मीन्स व्यवस्था। ओके, तो चित्र की सहायता से ये निम्नांकित रूप से संस्था का क्या है स्पष्टीकरण है कि इसका विकास कैसे होता है। ओके फ्रेंड, क्योंकि इस चित्र से ये स्पष्ट होता है कि किसी संस्था का विकास सबसे पहले एक विचार के रूप में होता है। जब व्यक्ति के लिए यह विचार उपयोगी सिद्ध होने के कारण वह उसकी पुनरावृत्ति करता है। दूसरे स्तर में उसकी आदत बन जाती है। उसकी उपयोगिता को देखकर अन्य व्यक्ति सामूहिक रूप से उसकी पुनरावृत्ति करने लगते हैं। ओके, फलस्वरूप तीसरे स्तर में वही विचार एक जनरीति बन जाता है जब इसमें अनेक पीढ़ियों के बहुत से लोगों के अनुभवों का समावेश भी होता है। और चौथे स्तर में ये एक प्रथा बन जाती है। ओके, धीरे धीरे यह प्रथा को न केवल संपूर्ण समूह की स्वीकृति मिल जाती है बल्कि उसे समूह के कल्याण के लिए आवश्यक भी समझा जाने लगता है। स्वीकृति भी बन जाती है और आखिर फिर ये कल्याण की भावना के लिए भी समझा जाता है। यहीं से वह प्रथा एक लोकाचार का रूप ग्रहण कर लेती है। जब अनेक नियमों के द्वारा इस लोकाचार को एक स्पष्ट ढांचा प्राप्त हो जाता है तब हम इसी को संस्था कहते हैं। ओके, प्रत्येक संस्था व्यक्ति, समूह और समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य करती है। जैसे कि गोल्डनर ने संस्थाओं के सभी कार्य को 2 भागों में विभाजित करके स्पष्ट किया है। नंबर 1 है व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान से संबंधित कार्य और नंबर 2 है सामाजिक व्यवस्था से संबंधित कार्य। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि हमारा समिति और संस्था में क्या अंतर है, ये भी समझ लीजिए। समिति क्या होती है, ये व्यक्तियों का समूह होता है जिसमें क्या होते हैं व्यक्ति होते हैं, व्यक्तियों के द्वारा ही बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं समूह। ओके, तो समिति व्यक्तियों का समूह होता है, लेकिन संस्था क्या होती है, इसमें कार्य के ढंग होते हैं और नियमों की व्यवस्था होती है। इसमें क्या दिखाते हैं, नियमों की एक व्यवस्था होती है और कार्य के ढंग होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं संस्था कहते हैं। तो ये समिति और संस्था में अंतर बता रहे हैं। समिति कैसी होती है, मूर्त होती है और संस्था अमूर्त होती है। मूर्त का मतलब क्या होता है, दिखाई देती है। ओके, और संस्था कैसी होती है, अमूर्त होती है, जो कि दिखाई नहीं देती है। ओके, समिति किसी विशेष उद्देश्य अथवा उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्थापित की जाती है और संस्था धीरे धीरे विकसित होती है। इसका एकाएक निर्माण नहीं किया जाता है। ओके, समिति व्यक्तिगत कल्याण से अधिक संबंधित है
संस्था सामूहिक कल्याण को अधिक महत्व देती है। समिति के नियम औपचारिक होते हैं, जिनको व्यक्ति इसलिए बदलने का प्रयत्न करते हैं जिससे उनके निजी स्वार्थ पूरे हो सकें। और संस्था की अवहेलना करना एक असामाजिक कार्य समझा जाता है और इसलिए इसकी नियंत्रण शक्ति बहुत ज्यादा अधिक होती है। समिति अपेक्षाकृत अस्थायी होती है और संस्था अपेक्षाकृत कहीं स्थायी होती है। समितियों का संस्कृति के विकास में विशेष योगदान नहीं होता है, लेकिन संस्थाएं सांस्कृतिक विशेषताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। समिति के अधिकांश भौतिक होते हैं, जो मतलब प्रतीक होते हैं, इसके जो सिंबल होते हैं समिति के वो भौतिक होते हैं, लेकिन संस्था के जो प्रतीक होते हैं वो सांस्कृतिक विशेषताओं द्वारा निर्धारित होते हैं। ओके, तो वास्तव में प्रत्येक संस्था विभिन्न समितियों को संगठित बनाए रखती है, जबकि प्रत्येक समिति कुछ संस्थाओं के माध्यम से अपने उद्देश्य को पूरा करती है। उदाहरण के लिए परिवार क्या है, एक समिति है, जबकि विवाह, उत्तराधिकार के नियम तथा परिवार की परंपराएं वे संस्थाएं हैं जिनके द्वारा परिवार का जीवन व्यवस्थित रहता है। इसी प्रकार राज्य क्या है, राज्य भी एक समिति है जो संविधान तथा कानून जैसी संस्थाओं के द्वारा स्वयं को संगठित रखता है। ओके, समझ में आ गया आपको समिति और संस्था में क्या अंतर है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि समिति संस्था में क्या अंतर है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि संस्था की परिभाषा कीजिए, संस्था और समिति में अंतर बताइए, डिफाइन इंस्टीट्यूशन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन इंस्टीट्यूशन एंड एसोसिएशन। ओके, ये मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रही हूँ, किस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं संस्था समिति के। हम समिति के सदस्य हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में, जैसे हम समिति के सदस्य हैं संस्थाओं के नहीं, इस कथन की उदाहरण सहित विवेचना करिए। ओके, नेक्स्ट इस तरह से बन जाता है कि संस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी विकास की प्रक्रिया को बताइए। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई इंस्टीट्यूशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि संस्था से आप क्या समझते हैं, संस्था का अर्थ बताइए, संस्था को परिभाषित करिए, डिफाइन इंस्टीट्यूशन। ओके, संस्था का अर्थ क्या है, इस सामाजिक जीवन में संस्थाओं का महत्व बताइए। व्हाट इज द मीन्स व्हाई इंस्टीट्यूशन, एग्जामिन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन इन सोशल लाइफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि समुदाय, समिति तथा संस्था के पारस्परिक अंतर को बताइए। कम्युनिटी, एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, कई बार ये तीनों क्वेश्चन मिक्स करके आ जाते हैं कि इनको डिफाइन करिए या फिर इनका जो अंतर है वो बताइए। ओके, संस्था की अवधारणा क्या है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन। संस्था की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करिए, जैसे कि अभी आपको समझाई थी विशेषताएं। तो मेंशन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। समिति तथा संस्था की 2 भिन्नताओं को लिखिए। संस्था के 3 उदाहरण दीजिए। ओके, संस्था के 3 उदाहरण दीजिए, या फिर समिति को मूर्त और संस्था को अमूर्त क्यों कहा जाता है। Why is the association called as concrete and institution as abstract? Okay.
समुदाय किस प्रकार संस्था से भिन्न है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सपोर्ट मी मेक मोर वीडियोज। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।